हाँ जी, वेलकम बैक। कक्षा 10 विज्ञान साइंस चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर के हम 30 से 35 एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपके 1 से 2 मार्क्स को श्योर कर देंगे कि क्वेश्चन यहीं से आएगा। एग्जाम में कहीं न कहीं या तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा या फिर आपको वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। इस 30 से 35 क्वेश्चन में हमने पूरे चैप्टर का निचोड़ निकाला है। तो शुरू करते हैं हम प्रश्न संख्या 1। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पीएच स्केल में पी किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षारक, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी शक्ति। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल, पीएच स्केल जो होती है उसमें पी जो है वो संकेत होता है पोटेंस का। किसका? पोटेंस का। और इसको हिंदी में कहते हैं अपने पुषांश। पोटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? पुषांश कहते हैं। ये जो पोटेंस जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है शक्ति। पी जो है पोटेंस जर्मन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? शक्ति। एच जो है वो दर्शाता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो पीएच स्केल में पी जो है पोटेंस पुषांश जिसका अर्थ होता है शक्ति और एच जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पीएच स्केल में पी किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षारक, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी शक्ति। अब मुझे नहीं लगता आपको मुझे उत्तर बताने की जरूरत है। पी किसका प्रतीक है? शक्ति का। पीएच स्केल जो है वो अपने 0 से 14 तक होती है। पीएच स्केल का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 14 तक होता है। बीच का जो मान होता है 7 वो होता है उदासीन। बीच की जो संख्या 7 होती है वो कैसी होती है? उदासीन। अगर 7 से बड़ा कोई मान है तो वो होगा क्षारीय। कैसा होगा? क्षारीय। अगर 7 से छोटा कोई मान है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय प्रकृति की। ठीक है, 7 से जब इस तरफ हम संख्या की तरफ बढ़ते हैं तो संख्या कम होती जाती है और जैसे जैसे पीएच का मान कम होता जाता है अम्लीयता बढ़ती जाती है। 7 से जब हम इस तरफ बढ़ते हैं तो जैसे जैसे संख्या का मान पीएच का मान बढ़ता जाता है तो क्षारीयता क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। और इस तरफ हमको मिलेगा प्रबल क्षारक, इस तरफ मिलेगा हमको प्रबल अम्ल, इस तरफ हमको मिलेगा 6, 7 और 5 के आसपास दुर्बल अम्ल और 7 से जब ज़्यादा संख्या हो जाए 8, 9 के आसपास हमको मिलेगा दुर्बल क्षारक। ठीक है, तो 7 जो होता है उदासीन। आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, पीएच स्केल में पी किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? शक्ति का। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर कौन सा पदार्थ बनता है? शुष्क बुझा हुआ चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर कौन सा पदार्थ बनता है? सबसे पहले हमको पता होना चाहिए शुष्क बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है हमारे शुष्क बुझा हुआ चूना, ठीक है, बुझा हुआ चूना होता है। जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कराई जाती है, कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कराई जाती है तो हमको मिलता है CaOCl2 प्लस H2O। यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन। यहाँ से क्या करना है? H2O बाहर निकालना है। क्या बाहर निकालना है? H2O। हाइड्रोजन कितने थे? 2 बाहर आ गए। ऑक्सीजन कितने थे? 2। 2 में से बाहर कितना आया? 1। तो ये जो H2O है हमने इसको क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। हमारे पास कितना ऑक्सीजन बचा? 2 ऑक्सीजन थे। ऑक्सीजन कितना बचा? 1। कैल्शियम का हमने क्या लिखा? कैल्शियम। ऑक्सीजन कितना बचा? 1 ऑक्सीजन लिखा और यहाँ पे क्या बचा? Cl2। तो CaOCl2 प्लस यहाँ से क्या बाहर निकाला हमने? H2O। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 का क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O। तो शुष्क बुझा हुआ चूना जो है
उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर कौन सा पदार्थ बनता है? ऑप्शन ए है विरंजक चूर्ण, ऑप्शन बी है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है HCl और ऑप्शन डी है, इसको कर देते हैं अपने प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ठीक है, तो कौन सा पदार्थ बनता है? विरंजक चूर्ण। क्यों विरंजक चूर्ण बनता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है इसका नाम क्या होता है? विरंजक चूर्ण। इसका एक और नाम होता है विरंजक चूर्ण। इसका एक और नाम होता है, क्या होता है सर? तो इसको कहते हैं अपने ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर। इसका एक और नाम होता है, क्या होता है? तो इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये क्या लिखा हमने? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण भी इसी का नाम है, ब्लीचिंग पाउडर भी इसी का नाम है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ये इसका नाम होता है। लेकिन एनसीईआरटी ने कहीं दे नहीं रखा है, इसको याद नहीं रखना आपने, लेकिन ये जरूर याद रखना है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कई एग्जाम में पूछ ले विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होगा तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, आसान है। Ca का कैल्शियम, O का ऑक्सी और Cl2 का क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जो बनेगा कब बनेगा? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर Cl2 गैस प्रवाहित किया जाएगी। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है? ऑप्शन ए है चूना पत्थर, ऑप्शन बी है चौक, ऑप्शन सी है संगमरमर, ऑप्शन डी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपको मैंने लेसन नंबर 1 में बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हमको कवच के रूप में मिलता है, वो हमको दीवारों की जो पपड़ी अपने चूना करते हैं उसमें मिलता है, चौक के रूप में पाया जाता है, संगमरमर के रूप में पाया जाता है, खड़िया के रूप में पाया जाता है, चूना पत्थर में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो चूना पत्थर है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, फिर हमको दे रखा है बी पे चौक, तो चौक का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और संगमरमर जो है उसका भी रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो 3 ऑप्शन जो शुरुआत के दे रखे चूना पत्थर, चौक और संगमरमर, तीनों के रासायनिक सूत्र क्या हो जाएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। और ऑप्शन डी जो दे रखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है POP जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.1/2H2O, CaSO4.1/2H2O। तो ये रासायनिक सूत्र अलग है, और ऊपर के जो तीनों दे रखे शुरुआत के ABC कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसमें विजातीय मतलब अलग कौन सा है? तो अलग कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि शुरुआत के 3 ऑप्शन का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3, और चौथे का जो रासायनिक सूत्र वो कौन सा है? CaSO4.1/2H2O। तो इस क्वेश्चन में आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो फॉर्मूला याद रखना ही है, लेकिन उसके साथ में आपको कैल्शियम कार्बोनेट जो है चूना पत्थर, चौक और संगमरमर के रूप में भी पाया जाता है, यह भी याद रखना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में कौन सा pH मान सारक विलयन का मान देता है? अभी हमने प्रश्न संख्या 1 में डिस्कशन किया है कि 7 जो pH मान है वो उदासीन होता है, 7 से छोटा जो pH मान है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, अगर pH मान 7 से बड़ा है तो वो सारी प्रकृति का होता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में देखा है कि कौन सा सारक विलयन होगा। ऑप्शन ए कितना है? 2, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी कितना है? 13। सारक पूछ रहा है 7 से बड़ा, 7 से बड़ा कौन सा? ऑप्शन डी, कितना आएगा? 13। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका ऑप्शन डी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है, जठर रस का pH मान होता है, जठर रस होता है उसका pH मान कितना होता है? 1.2। इसी के साथ में मैं आपको 4-5 और pH मान याद करवाना चाहूंगा कि जठर रस जो होता है उसका pH मान होता है 1.2, नींबू का रस जो होता है उसके pH मान होता है 2.2, फिर 5.5 से कम pH मान पर हमारे दांत खराब होने लग जाते हैं, 5.6 से कम pH मान पर अम्लीय वर्षा होने लगती है, 7 जो pH मान होता है वो आसुत जल का होता है, 7.4 जो pH मान होता है वो हमारे रक्त का होता है, 7 से 7.8 जो pH मान होता है
वो किसका होता है, हमारे बॉडी का, हमारा शरीर जो कार्य करता है 7 से 7.8 पीएच मान के बीच में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है, उसका पीएच मान होता है 10 और 14 पीएच मान होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ये सारे पीएच मान आपकी बुक में दे रखे और आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो प्रश्न संख्या 5 जो है, जठर रस का पीएच मान होगा, जठर रस का पीएच मान कितना होगा, 1.2। ऑप्शन ए ही दे रखा हमको 1.2, तो आंसर हो जाएगा ए 1.2। प्रश्न संख्या 6, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है लेसन नंबर 1 का हो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। CuSO4.7H2O, CuSO4.5H2O, CuSO4.4H2O, CuSO4.7H2O। तो नीला थोथा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4.5H2, CuSO4.5H2। इसको आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 6, लिटमस विलयन को किस पौधे समूह से प्राप्त किया जाता है। लिटमस विलयन को किस पौधे समूह से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए है थैलोफाइटा, ऑप्शन बी है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन सी है टेरिडोफाइटा, ऑप्शन डी है जिम्नोस्पर्म। आपको मैं अब क्लास 9th में ले जाना चाहूंगा, लेसन नंबर 7, जीवों में विविधता। उसमें हमने 5 जगत पढ़े थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी जगत जो होता था उसके 5 भाग होते थे, कौन कौन से, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, जिम्नोस्पर्मा और एंजियोस्पर्मा। तो प्लांटी जगत का थैलोफाइटा समूह जो है, थैलोफाइटा समूह जो है उसमें लाइकेन वर्ग के जो, लाइकेन समूह के जो पौधे होते हैं उससे हमको लिटमस विलयन मिलता है। तो उस वर्ग के जो पौधे हैं लाइकेन वर्ग के, वहां से लिटमस विलयन प्राप्त करते हैं हम। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि लिटमस विलयन को किस पौधे के समूह से प्राप्त किया जाता है, तो थैलोफाइटा वर्ग से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए है साइट्रिक, ऑप्शन बी है ऑक्सैलिक, ऑप्शन सी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी है मेथनोइक अम्ल। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, लैक्टिक अम्ल। तो मैं आपको इसके साथ में दूसरे भी अम्ल याद करवाना चाहूंगा। सबसे पहला हम याद करते हैं नींबू का रस और संतरा। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। नींबू का रस और संतरे में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, सिरका जो होता है विनेगर, उसमें कौन सा अम्ल होता है, उसमें होता है एसिटिक अम्ल। सिरका विनेगर में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। चींटी का डंक या फिर मधुमक्खी का डंक, कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक या फिर फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक और मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक या फिर फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको याद करवाना चाहूंगा टमाटर। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, ऑक्सैलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा, ऑक्सैलिक। इसके बाद एक रह जाता है अपने इमली। इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो ये 3-4 जो अम्ल दे रखे उनको याद कर लेना, क्या पता है एग्जाम में कौन सा पूछ ले। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 7 जो था, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। प्रश्न संख्या 8 है, कौन सा अम्ल नहीं है, HCl, HNO3, H2SO4, KOH। इसको आपको लिख के समझाना पड़ेगा कि कौन सा अम्ल नहीं है। HCl, HNO3, H2SO4 और लास्ट में क्या दे रखा है, KOH। HCl, HNO3, H2SO4 और फिर हो जाएगा लास्ट वाला KOH। HCl को जब जल में मिलाते हैं तो ये हमको देगा H+ और Cl- आयन। HNO3 को जब जल में मिलाते तो ये हमको देगा H+ और NO3- आयन। H2SO4 को जब जल में मिलाते तब ये देगा हमको H+ और SO4- आयन। और KOH को जब जल में मिलाएंगे तो ये हमको देगा K+OH- आयन। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा है, कौन सा अम्ल नहीं है। अम्ल होने के लिए आवश्यक शर्त कौन सी होती है, तो ऐसा विलयन जो जल में हमको H+ आयन दे। कैसा आयन दे, H+। क्या HCl जल में H+ आयन दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, अम्ल होगा।
HNO3 क्या जल में H+ आयन दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है, ये भी अम्ल होगा। H2SO4 क्या जल में H+ आयन दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है, ये भी अम्ल होगा। क्या KOH जल में H+ आयन दे रहा है? नहीं दे रहा है। क्या दे रहा है? OH- दे रहा है, लेकिन H+ नहीं दे रहा है। जो H+ आयन देते हैं उसको कहते हैं अम्ल, और जो H+ आयन नहीं देते उनको क्या कहते हैं? क्षार। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा KOH। KOH अम्ल नहीं होगा। ये कौन सा आयन देता है? OH- देता है। तो जो OH- देता है उसको कहते हैं हम क्षार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 9, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। तो ये जो सोडा होता है उसको क्या कहते हैं हम? बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम यूं भी कह सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, हाइड्रोजन की जगह पे क्या बोल सकते हैं? बाई, सोडियम बाई कार्बोनेट, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है कौन सा सोडा होता है? बेकिंग सोडा होता है, जिसमें हाइड्रोजन होता है। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन होता है वो होता है बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा जो होता है वो होता है अपने खाने का सोडा, जो अपने पकोड़े वगैरह जो भी बनाते हैं उसमें अच्छे से फूल जाए, सॉफ्ट रहे, थोड़े मुलायम रहे, उसके लिए जो उसमें सोडा डालते हैं वही होता है अपने बेकिंग सोडा और खाने का सोडा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा NaCO3, ऑप्शन नंबर बी है Na2HCO3, ऑप्शन सी है Na2CO3.10H2O, ऑप्शन डी है Na2CO3.5H2O। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका जो ऑप्शन सी है Na2CO3.10H2O, ये हो जाएगा अपने धोने का सोडा। कौन सा सोडा? धोने का सोडा, NO2CO3.10H2O, जिसमें डॉट में 10H2O आ जाए। साबुन जो होता है धोने वाला कितने रुपए में लाते हो? 10 रुपए में। तो Na2CO3.10H2O, 10 आ गया, इसका मतलब कौन सा सोडा है? धोने का सोडा। लेकिन आगे क्या आना चाहिए? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, तो आंसर इसका फाइनली हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 10, NaOH विलयन के साथ Zn धातु की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? NaOH का विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? पहले सबसे पहले बात करते हैं हम। तो NaOH का जो विलयन है वो जलीय विलयन में देगा हमको Na+ और OH-। ऐसा विलयन जो जल में OH- आयन देता है उसको क्या कहते हैं हम? क्षार। क्या कहते हैं? क्षारक। ठीक है, तो जो जल में OH- आयन देता है उसको क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो NaOH जो है जल में, NaOH जो है वो जिंक के साथ, NaOH जो है जिंक के साथ अभिक्रिया करके, आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि NaOH विलयन के साथ Zn धातु की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो यहाँ पे हमको बताना कौन सी गैस उत्पन्न होगी। इसमें होगी Na2O Zn2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसको अभिक्रिया अगर हमको नहीं याद हो, अगर ये अभिक्रिया हमको नहीं याद है तब भी हम इसको आंसर में टिक कर सकते हैं, इसका आंसर बता सकते हैं। कैसे? तो हमको याद रखना है कि कोई धातु है, धातु की अभिक्रिया हमने अम्ल या क्षार से करवाई। ठीक है, जब भी किसी धातु की अभिक्रिया अम्ल और क्षार से होगी तो हमको मिलेगा लवण। क्या मिलेगा? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कोई धातु है। ठीक है, अब कोई धातु ऑक्साइड है, धातु नहीं है, क्या है? धातु ऑक्साइड। जब धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल या क्षार से करवाई जाती है, किससे? अम्ल या क्षार से। अब हमको मिलेगा लवण प्लस H2O। यहाँ पे धातु के साथ में क्या था? ऑक्साइड था, तो यहाँ पे H2 के साथ में क्या आ गया? O। मतलब ये जो है हाइड्रोजन गैस किसमें बदल गई? जल में। ठीक है, अब हम बात करते हैं धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट। धातु बाई कार्बोनेट, जब धातु कार्बोनेट धातु बाइकार्बोनेट की अम्ल या क्षारक से अभिक्रिया कराई जाती है, अम्ल से करवा लो या फिर क्षार से करवा लो। जब अम्ल और क्षारक दोनों में से किसी एक की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट से करवाई जाती है तो हमको मिलता है लवण
प्लस जल प्लस CO2। ठीक है, तो धातु कार्बोनेट क्या होता है? धातु कार्बोनेट होता है जैसे अपने कार्बोनेट हो जाएगा CO3 और बाई कार्बोनेट हो जाएगा HCO3। HCO3 बाई कार्बोनेट है और कार्बोनेट है CO3। अब क्या होता है, धातु की अभिक्रिया जब हमने अम्ल और क्षार से करवाई तो हमको मिला लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हमने अम्ल और क्षार से करवाई तो हमको लवण का लवण मिला और H2 जो है उसके साथ में क्या मिल गया? ऑक्सीजन। क्यों मिला? क्योंकि धातु के बाद में क्या था? ऑक्साइड, ऑक्सीजन था, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया। फिर आगे क्या होता है, धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होता है? CO3। बाइकार्बोनेट क्या होता है? HCO3। इसकी अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार से हम करवाते तो हमको लवण का लवण मिलेगा, जल का जल मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा? CO2। क्यों मिलेगा CO2? क्योंकि यहाँ पे CO3 और CO3 आ रहा है। ठीक है, HCO3 और CO3 आ रहा है, तो ये हमको कार्बन डाइऑक्साइड भी देगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, प्रश्न संख्या 10 कि NaOH क्या है? NaOH जो है वो कैसा है? क्षार है, क्योंकि जल में क्या देता है? Na प्लस और OH माइनस आयन। ठीक है, NaOH क्या है? क्षार है। क्षार की अभिक्रिया जब जड़न धातु से करवाई जाएगी तो हमको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नाइट्रोजन N2, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी H2। तो फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी H2। कौन सी गैस मिलेगी? हाइड्रोजन गैस। प्रश्न संख्या 11 है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। अभी हमने डिस्कशन की है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 5.6 से कम। प्रश्न संख्या 12 है, पीएच किसी गोल में किसकी शक्ति को व्यक्त करता है? पीएच किसी गोल में किसकी शक्ति को व्यक्त करता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन आयन की, ऑप्शन बी हाइड्रोक्सी आयन की, ऑप्शन सी क्लोरीन आयन की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पीएच स्केल जो है वो किसी विलयन में किसकी सांद्रता को व्यक्त करती है? तो ये व्यक्त करती है अपने हाइड्रोजन सांद्रता की, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को हम क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रोजन आयन। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? CO2, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी CO, ऑप्शन डी Cl2। तो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी दो कारक होते हैं, दो वायु प्रदूषक गैसें होती है जो फैक्ट्री और कल कारखानों से वायु प्रदूषण के रूप में वायुमंडल में मिलती है। एक तो होती है SO2 गैस और दूसरी होती है NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इन दोनों में से मुख्य जो गैस होती है वो तो सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा जो होती है वो किसके कारण उत्तरदायी होती है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 जो है, अगला क्वेश्चन जो है, धोने के सोडे का उपयोग निम्नलिखित में किसमें किया जाता है? खिलौना बनाने में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दीवार को चिकना करने में, ऑप्शन सी कागज और साबुन के उत्पादन में, ऑप्शन डी है कीटाणुनाशक के रूप में। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 14 जो है, धोने का सोडा, इसका उपयोग 4 जगहों में किया जाता है। हमको जो बुक में बताए रखे 4 उपयोग दे रखे। पहला उपयोग दे रखा है कांच, साबुन और कागज उद्योग में, कांच, साबुन और कागज उद्योग में। दूसरा उपयोग दे रखा है बोरेक्स जैसे सोडियम उत्पाद बनाने में, बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक बनाने में। ठीक है, तीसरा हमको दे रखा है घरों की साफ सफाई में, धोने का सोडा जो है उसका उपयोग किया जाता है घरों की साफ सफाई में। चौथा जो दे रखा है वो है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में, जल जो है उसकी अस्थायी कठोरता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है? धोने का सोडे का। तो धोने का सोडे के 4 उपयोग है। पहला जो है कांच, साबुन और कागज उद्योग में, दूसरा जो है बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों को बनाने में, तीसरा है घरों की साफ सफाई करने में, और चौथा कौन सा है? चौथा है अपने जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या 15, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा कागज और साबुन के उत्पादन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में बदल जाते हैं, ऐसे पदार्थों को किस प्रकार का सूचक कहा जाता है? ए प्राकृतिक, बी गंधीय सूचक, सी संश्लेषित सूचक और डी सार्वत्रिक सूचक। ठीक है,
कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्ल या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उसको किस प्रकार का सूचक कहते हैं? गंध बदल रहे तो गंधीय सूचक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। लेकिन मैं इनके आपको उदाहरण भी याद करवाना चाहूंगा। फर्स्ट जो होता है वो प्राकृतिक सूचक होता है। प्राकृतिक सूचक की हमारी बुक जो कक्षा 10 की एनसीईआरटी है उसमें 4 उदाहरण दे रखे हैं। पहला हमको दे रखा है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो कैसा सूचक है? प्राकृतिक सूचक। दूसरा उदाहरण हमको दे रखा है हल्दी। तीसरा उदाहरण हमको दे रखा है लाल गोभी। और चौथा उदाहरण हमको दे रखा है चाइना रोज। ठीक है, तो 4 उदाहरण किसके हो गए? प्राकृतिक सूचक के। संश्लेषित सूचक के 2 उदाहरण हमको दे रखे हैं। एक तो है फिनोल्फथेलिन, दूसरा है मेथिल ऑरेंज या मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तीसरा जो सूचक होता है गंधीय सूचक, उसके उदाहरण हो जाएंगे प्याज, वेनिला और लौंग। तो इन तीनों सूचकों के उदाहरण को हमको याद रखना है। तो गंध जो बदल देते हैं वो कौन से होंगे? गंधीय सूचक। अगला क्वेश्चन है धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके क्या उत्पाद देते हैं? धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके क्या उत्पाद देते हैं? धातु जब अम्ल या क्षार से अभिक्रिया करती है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। धातु ऑक्साइड जब अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण प्लस H2O जल देता है। धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करती है तो लवण प्लस जल प्लस CO2। ठीक है, अभी हमने डिस्कस की है धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब अम्ल या क्षारक से अभिक्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल प्लस CO2। तो प्रश्न संख्या 15-16 जो भी है उसका आंसर हो जाएगा अपनी ऑप्शन ए, लवण प्लस CO2 प्लस जल। ठीक, प्रश्न संख्या 16 जो है धातुओं में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? धातु कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अगर अम्ल से करवा दे तो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? CO2 गैस। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी है CO2 गैस, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है जलवाष्प। तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? ऑप्शन सी। कौन सी? ऑप्शन बी। बी कौन सा है? CO2। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हमने क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कशन कर लिया था, CaSO4 डॉट हाफ H2, CaSO4 डॉट 1/2 H2O और CaSO4 डॉट 2 H2O। आधे को जब डबल कर देते हैं, 2 लिख देते हैं तो वो बन जाता है जिप्सम। और CaSO4 डॉट 1/2 H2O लिखते हैं तो वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दांतों का पीएच तब प्रारंभ हो जाता है जब मुंह का पीएच ऑप्शन ए है 11 से अधिक हो जाए, ऑप्शन बी है 14 से कम हो जाए, ऑप्शन सी है 5.5 से कम हो जाए, ऑप्शन डी है 8 से अधिक हो जाए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5.5 से कम हो जाए। जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का सही प्रारंभ हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है दांतों का इनेमल किस पदार्थ का बना होता है? दांतों का जो इनेमल होता है वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, और कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है CaPO4 2 और यहाँ पे 3, Ca3PO4 होल ट्वाइस। दांतों का इनेमल जो है वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। आंसर हो जाएगा अपने ए, कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन बी है कॉपर फ्लोराइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी है कैल्शियम कार्बाइड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक, प्रश्न संख्या 20 जो है ताजे दूध का पीएच 6 होता है, दही बनने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? ताजा जो दूध है उसका पीएच मान 6 है, दूध से दही बन रहा है, तो पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? पीएच मान घटना चाहिए या फिर बढ़ना चाहिए? दही कैसा होता है? खट्टा होता है। स्वाद जो होता है वो उदासीन होता है। स्वाद से जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो अम्लता बढ़ती है, खट्टापन बढ़ता है। तो दूध से दही बन रहा है, खट्टा हो रहा है, तो पीएच मान में कमी होनी चाहिए। तो 6 से पीएच मान क्या होना चाहिए? कम। ऑप्शन ए क्या दे रखा है? घटेगा, ऑप्शन बी बढ़ेगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित, ऑप्शन डी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो पीएच मान में क्या आएगी? कमी आएगी। ठीक है, ऑप्शन ए होगा घटेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए घटेगा। अगला प्रश्न है एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? एक विलयन जो है लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला। तो हमको याद रखना है अम्ल जो होता है, ठीक है, अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को कर देता है
लाल। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल। इसका जस्ट उल्टा सार जो होता है वो क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला। सारक जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला। तो एक ऐसा लिटमस पेपर है जो क्या कर रहा है, लाल से नीला, ठीक है। एक ऐसा विलेन है जो लाल से क्या हो रहा है, नीला। लाल से नीला हो रहा है, इसका मतलब विलेन कैसा है, सारिय। कैसा विलेन है, सारिय। और सारे विलेन का पेच मान 7 से बड़ा और 14 से छोटा। तो इसमें आंसर क्या आएगा, एक जो होगा वो कैसा होगा, 7 से छोटा है, अम्लीय होगा। 5 कैसा होगा, 7 से छोटा है, अम्लीय होगा। 10 कैसा होगा, 7 से बड़ा है, क्षारीय होगा। और 7 कैसा होगा, उदासीन। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, 10, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है। ऑप्शन ए गुलाब के पौधे से, ऑप्शन बी लाइकेन के पौधे से, ऑप्शन सी मेहंदी के पौधे से, ऑप्शन डी घास के पौधे। इसकी भी हमने चर्चा की है, ऑप्शन बी हो जाएगा लाइकेन के पौधे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तांबे के बर्तन में खट्टे खाद्य पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं। ऑप्शन ए तांबा खाद्य पदार्थों को दूषित कर देता है। ऑप्शन बी खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं जो तांबे के साथ अभिक्रिया करते हैं, तांबा जीवाणु को नष्ट कर देता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तांबा क्या है, एक धातु है, और धातु अम्ल के साथ में क्या करता है, अभिक्रिया। और धातु जब अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है, धातु जब अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस क्या कहता है, हाइड्रोजन गैस। और इस दौरान जो लवण बनता है वो क्या होता है, विषैला होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। इसीलिए तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थों को नहीं रखा जाता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं जो तांबे के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं, तांबा एक धातु है, दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे, अभिक्रिया के दौरान एक विषैला पदार्थ बनाएंगे, इसीलिए उसको इसमें रखा नहीं जाता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और सारक आपस में अभिक्रिया करके कौन सा उत्पाद बनाते हैं। अम्ल और सारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल। ये भी लिख दो कि अम्ल और सारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो अम्ल और सारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, न तो ये अम्लीय रहेगा और न ही क्षारीय उत्पाद बनेगा। तो अम्ल और सारक आपस में अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण प्लस जल। न तो ये अम्लीय रहेगा न ही यह क्षारीय रहेगा, दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करके क्या कर देंगे, एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करके लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। एक मार्क्स में एक लाइन में पूछ सकता है प्रश्न, उदासीनीकरण किसे कहते हैं। अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके जल प्लस लवण का निर्माण करते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अम्ल प्लस जल, ऑप्शन बी क्षार प्लस जल, ऑप्शन सी लवण प्लस जल, ऑप्शन डी अम्ल प्लस क्षार। क्या बनाएंगे, अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण प्लस जल, ऑप्शन सी। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन कमी आ जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जल में जब अम्ल और क्षारक मिलाया जाता है तो आयन की सांद्रता में कमी आ जाती है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं तनुकरण, डाइल्यूशन, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, तनुकरण। अगला क्वेश्चन है, क्लोर क्षार प्रक्रिया के दौरान एनोड और कैथोड पर क्रमशः कौन सी गैस मुक्त होती है। इस अभिक्रिया को याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, तो इसको मैं आपको लिख के बता देता हूँ। क्लोर क्षार अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया हो रही है, इसका मतलब क्लोर का मतलब है क्लोराइड, कहीं ना कहीं क्लोरीन गैस बनेगी, और क्षार का मतलब है कोई ना कोई ऐसा एक क्षारक पदार्थ हमको मिलेगा, ठीक है। तो NaCl की जब अभिक्रिया जलीय NaCl की जब विद्युत अपघटन कराया जाता है, जलीय NaCl का जब विद्युत अपघटन कराया जाता है, क्या कराया जाता है, विद्युत अपघटन। मतलब पानी में नमक डाला और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर ली। ये जो है ये जल है, इसमें नमक डाला और इसमें क्या कर दी, विद्युत धारा प्रवाहित कर दी।
विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, बैटरी लगानी पड़ेगी। तो प्लस और माइनस, ठीक है। प्लस वाला जो होता है उसको अपने क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड। और माइनस वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, अपने कैथोड कहते हैं, ठीक है। तो NaCl प्लस H2, इसकी जब अभिक्रिया कराई जाती है तो हमको मिलता है NOH Cl2 प्लस H2। तो इस अभिक्रिया के दौरान दो गैसें बनती है, एक तो Cl2 गैस बनती है और एक H2 गैस बनती है। इस अभिक्रिया को हम क्लोर सार अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्लोर सार। क्लोर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान कौन सी गैस बन रही है, क्लोरीन गैस, इसको क्लोर कहते हैं। और सार इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान क्या बन रहा है, सार बन रहा है। NOH क्या है, सारक पदार्थ ही तो होता है, NOH प्रबल सारक है। तो एक तो सार बन रहा है और एक क्लोरीन गैस बन रही है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लोर सार अभिक्रिया। अब ये जो क्लोरीन बन रहा है वो कहाँ पर बनेगा और हाइड्रोजन कहाँ बनेगा, ये तो मेन क्वेश्चन है अपना, कि क्लोर सार प्रक्रिया के दौरान क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। ये हाइड्रोजन गैस एनोड पे कौन सी बनेगी और कैथोड पे कौन सी बनेगी। एनोड जो होता है वो कौन सा होता है, पॉजिटिव। कैथोड जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। क्लोरीन जो है Cl कौन सी है, माइनस, ऋण आयन होती है। क्लोरीन गैस जो है इसमें क्लोराइड माइनस का होगा और हाइड्रोजन जो है इसमें प्लस का होगा। तो हमको पता है कि समान प्रकृति के आयन प्लस प्लस चार्ज क्या होते हैं, प्रतिकर्षित, और प्लस माइनस चार्ज क्या होते हैं, आकर्षित। अगर समान आयन है तो क्या होंगे, प्रतिकर्षित, और असमान है, विपरीत आयन है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित, ठीक है। तो ये प्लस वाला है तो प्लस वाले के पास कौन सा आयन जाएगा, माइनस वाला, क्योंकि प्लस वाले के पास कौन सा आयन जाएगा, माइनस वाला। तो माइनस कौन सा है, Cl, ठीक है। तो एनोड पर कौन सी गैस बनेगी, Cl2, और माइनस वाला जो है वो कौन सा है, कैथोड। तो कैथोड पे कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। क्यों बनेगी, क्योंकि कैथोड जो होता है वो कौन सा होता है, माइनस टर्मिनल होता है। तो माइनस के पास कौन सा जाएगा, पॉजिटिव वाला, ये इसको आकर्षित करेगा, तो इसके पास क्या जाएगा, हाइड्रोजन। और ये कौन सा है, प्लस, तो प्लस वाला किसको आकर्षित करेगा, माइनस वाले को। और क्लोराइड क्या होता है, माइनस का होता है, रेड आयन होता है, ठीक है। तो एनोड और कैथोड पे कौन सी बनेगी, क्रमशः बताना है। एनोड पर बनेगी, एनोड प्लस का होता है, उस पर क्लोरीन गैस बनेगी, और कैथोड माइनस का होता है, उस पर हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया है, और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम पार्ट वाइज 2-3 पार्टों में 2-2 या 3-3 मिनट में आपको प्रोवाइड कर लेंगे। आप जितने भी क्वेश्चन बताए उसको अच्छे से 2 बार रिपीट करिएगा, 110% इनमें से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। धन्यवाद।